सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेपर चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बातचीत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विषय पर आज हमारा विषय है शहबाज बनेंगे शरीफ। संदर्भ आप समझ ही गए। आखिरकार पिछले एक महीने से चल रही उथल पुथल के बाद विगत दिनों इमरान खान की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से विदाई हो गई। बेहद रुस्वा होकर इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी से विदा हुए और संयुक्त विपक्ष ने शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, कई मर्तबा पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको बतौर प्रधानमंत्री चुना। देश के राष्ट्रपति ने उनकी शपथ नहीं कराई, जिसके चलते सीनेट के चेयरमैन के द्वारा उनको राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। अभी जब हम ये खबर आपके बीच में साझा कर रहे हैं तो इसी दौरान खबर ये भी आ रही है कि कुछ ही देर में शहबाज शरीफ, जो नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं, वह अपनी कैबिनेट का भी गठन करेंगे और एक समय में जिनके बीच में सांप नेवले की लड़ाई रहती थी, अर्थात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी, इन दोनों के बीच में जो सुलह हुई है उसके चलते शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल में बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो भी एक अहम किरदार के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। पाकिस्तान के संदर्भ में ये पूरा घटनाक्रम अचंभित इसलिए करता है कि यूं तो पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से चली हुई हुकूमत 5 साल तक नहीं चल पाई। किसी भी प्रधानमंत्री ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। लेकिन इससे पहले का जो इतिहास था वो इतिहास ये था कि जब जब ये संक्रमण होता था तब तब जनता के द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री घर बिठा दिया जाता था और सेना के द्वारा कमान संभाल ली जाती थी। लेकिन इस बार अपवाद हुआ। जनता के द्वारा चुने गए अगर प्रधानमंत्री की अपने पद से विदाई हुई है तो उसके बाद भी एक लोकतांत्रिक तरीके से ही चुने हुए लोगों ने अपने बीच से किसी को प्रधानमंत्री चुना और उसे बिठा भी दिया। क्या ये पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है? इस पर हमें बात करनी है। हमें साथ ही ये समझना है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते घटनाक्रम को देखते हुए अपने तौर तरीकों में बदलाव ला दिया है। और इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा दुनिया के लिए एक सवाल रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना इन संबंधों को बेहतर करेगा? क्या ये देश जो परस्पर कभी भाई भाई कहलाते हों और वैसे वास्तविक अर्थों में देखें तो एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखते हैं, क्या इसमें कोई बदलाव आएगा? इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद की जब विदाई ले रहे थे उस दौरान भारत की शान में जिस प्रकार के कसीदे पड़े, कई लोगों को भ्रम हो गया कि इमरान खान पाकिस्तान के नेता है या भारत के नेता है। मरियम नवाज ने तो यहां तक भी कह दिया कि अगर इतना ही भारत भारा है तो इमरान खान को भारत ही चले जाना चाहिए। तो जानने में दिलचस्पी है कि बदलते वक्त की आहट को, संबंधों की परस्पर मजबूती को जिस तरीके से इमरान खान आखिरी दौर में महसूस कर रहे थे, क्या शहबाज शरीफ भी महसूस कर रहे हैं? तो इसी पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान से, उनका आपसे परिचय कराएं और देश दुनिया से जुड़े हुए इस अहम मसले पर इसलिए बातचीत करें क्योंकि ये हमारे देश से जुड़ा हुआ है। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है, भिन्ना नाम तुलो नाशा क्षिप्रमेव प्रवर्तते, अर्थात परस्पर फूट वाले लोगों का शीघ्र ही अतुल नाश हो जाता है। वेद व्यास जी के द्वारा जो ये कहा गया था उसमें कहा आशय ये था कि जो परस्पर एक दूसरे के साथ हितों के साथ जुड़े हुए हैं वही अगर आपस में लड़ते हैं तो कुल मिलाकर नाश ही हिस्से में आता है। तो इस उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान 2 महत्वपूर्ण किरदार हैं। अगर इन दोनों देशों के बीच में परस्पर सामंजस्य नहीं रहा, परस्पर मित्रता नहीं रही, परस्पर एक दूसरे के हितों के प्रति सरोकार नहीं रहे तो कुल मिलाकर दोनों का ही नुकसान होना तय है। इस बात को जानते समझते बूझते हुए भी दोनों ही देशों की हुकूमतें संबंधों के सुधारने का दावा तो करती है, पर वैसा व्यवहार में क्यों नहीं कर पाती है, समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 4 खास मेहमान है। हमारे साथ में पूर्व राजदूत, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार RS मल्होत्रा खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे देश के उप सेना प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब भी हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रोबिंद्र सचदेव जी भी खास तौर पर जुड़े हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से राणा अली जोहेब जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं RS मल्होत्रा साहब से करूं उससे पहले लेकिन जरूरी हो जाता है कि हम शहबाज शरीफ जी का वो बयान एक बार सुने जो उन्होंने प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद दिया और जिसके चलते हमारा कार्यक्रम आज शीर्षक ये लेकर आया कि शहबाज बनेंगे शरीफ। संदेह हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसकी बुनियाद ये बयान है। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं,
लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। तो जो कश्मीरी हैं वो हमारे भाई हैं, तो भारत में बाकी जो लोग रह रहे हैं वो क्या हैं, ये अपने आप में सवाल है। दोनों देशों के संबंध मजबूत होने चाहिए, सब लोग कहते हैं, पर जो भाषा शहबाज शरीफ बोल रहे हैं उसके बाद संबंधों की मजबूती की कोई भी लॉ आपको जलती हुई महसूस हो रही है मल्होत्रा साहब, या साफ जाहिर हो रहा है अभी तक संबंध जैसे भी थे, अब आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण होने वाला है? जी, अभी तक तो जब प्रधानमंत्री इमरान खान थे तो ऐसा लग रहा था कि संबंधों में अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो कोई ऐसी मेजर आगे प्रॉब्लम भी नहीं खड़ी हो रही थी। पर अब जब उनका वो बदल गए हैं, अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो उनका पहला ही बयान इस तर्ज पे है कि इमरान साहब ने कुछ नहीं किया। जब भारत ने 370 जो है आर्टिकल एब्रोगेशन किया था, तो इमरान खान ने जो उनको करना चाहिए था वो इनफ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि शरीफ साहब के कहने का मतलब तो यह है कि वो इस कश्मीर की जो ज्वाला है उसको वो हमेशा जलाए रखेंगे। ये उनका हमेशा 1900 जब से आजाद हुए दोनों हमारे देश, तब से लेके उनका यही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। मुझे लगता है इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है और हमें इस चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो अच्छे संबंध चाहते हैं भारत के साथ तो उनको एक ही मुद्दे को लेके, जैसे वो कह रहे हैं कि कश्मीर नहीं तो कुछ नहीं, तो एक ही मुद्दे को लेके अगर वो बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत अच्छी नहीं है दोनों देशों के संबंधों के लिए। और इन हालातों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें अब एक और पाकिस्तान की तरफ से जो एक अग्रेसिव कश्मीर के ऊपर अप्रोच है उसके लिए शायद तैयार रहना पड़ेगा। कश्मीर के लिए हमें एग्रेसिव अप्रोच के लिए तैयार रहना चाहिए, मल्होत्रा साहब आप ये कह रहे हैं, पर आप अभी भी अगर लगा के बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे से अच्छे संबंध चाहते हैं। आप तो विदेश मामलों के इतने बड़े जानकार हैं, अगर आप भी अगर लगाकर बात करेंगे तो फिर दमदार तरीके से बात कौन करेगा? क्या वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान के ये नए वजीर आजम हमसे अच्छे संबंध चाहते हैं, या कुल मिलाकर एक लड़खड़ाती हुई सरकार है, परिस्थितियों के तहत बनी हुई सरकार है, जनता के बीच में विश्वास पाने की एक चुनौती है, सेना का साथ लेने की एक चुनौती है, इसलिए शहबाज शरीफ की मंशा ही नहीं है भारत से अच्छे संबंध। कुल मिलाकर उन्हें कश्मीर के मुद्दे के आधार पर अपने संबंध खराब जाहिर करने हैं और इन खराब संबंधों की बुनियाद पर ही अपने आप को सत्ता में मजबूत करना है। क्या इस आकलन से आप इत्तेफाक रखते हैं या आपकी ना इत्तेफाकी है मल्होत्रा साहब? बिल्कुल, ये जो उनका बयान है वो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए है कि वो लोकल कंजम्पशन के लिए भी इसको यूज करना चाहते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि इमरान खान जो बड़ी दुहाइयां दे रहे थे, उन्होंने कश्मीर के ऊपर भारत के प्रति जो रवैया है वो इतना होशियारी के साथ या इतना कामयाबी के साथ फॉलो नहीं किया, और वो दिखाना चाहते हैं कि वो कश्मीर के मसले को अब फ्रंट बर्नर के ऊपर ले आएंगे और इसी तर्ज के ऊपर शायद वो आगे बात करेंगे भारत के साथ। तो मल्होत्रा साहब को लग रहा है कि हाँ, स्थानीय जरूरतें उनको इस रास्ते पर जाने के लिए ही बाध्य करेंगी। मैं जाना चाहता हूं राज कादियान साहब के पास, लेकिन उससे पहले राणा अली जोहेब जी हमारे साथ जो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के हालात को, शहबाज शरीफ की स्थिति को। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम भारत अच्छे रिश्ते चाहते हैं, पर पहले कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, कश्मीरियों का मामला हल होना चाहिए। क्या हल चाहते हैं और हल कैसे हो जाएगा, थोड़ा जो है साहब रोशनी देंगे आप, या कुल मिलाकर ये लोगों को बहकाने की कोशिश है? जो साहब शायद आपने म्यूट का बटन दबा रखा है, आप उसे अनम्यूट कर देंगे। जी मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, उसके बाद आपकी टीम का। जी देखिए, आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया कि इसका हल क्या है और हम क्या चाहते हैं। जी, हम भी ये नहीं चाहते कि कश्मीर जो है वो आपके पास चला जाए और आप भी ये नहीं चाहते कि कश्मीर हमारे पास आ जाए जी। तो फिर इसका एक दरमियानी रास्ता यही निकलता है कि कश्मीर को कश्मीरियों को दे दिया जाए जी। ना तो आपके पास रहे ना हमारे पास रहे जी। तो मेरे नजदीक तो इसका बेहतरीन हल यही है कि रेफरेंडम एक करवा दिया जाए
दोनों तरफ का, और कश्मीरियों को से उनकी राय पूछ ली जाए कि भाई आप क्या चाहते हैं। अगर वो कहें कि हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो उन्हें इंडिया के साथ मिला दिया जाए। अगर वो कहें कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान के साथ रहने दिया जाए। और अगर वो ये कहें कि हम ना इंडिया के साथ रहना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हमें आजाद कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर शायद कोई हाल इस दुनिया में मौजूद हो। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन तो यही है कि उनको उनके जो हक राय है उसका एहतराम किया जाए। अब रही बात शहबाज शरीफ के बयान की जो उन्होंने असेंबली में दिया, देखिए ये पाकिस्तान की एक तारीख रही है कि जो भी नया पीएम जब बनता है तो असेंबली के अंदर जो उसकी पहली तकरीर होती है वो रवायत के मुताबिक उसने कश्मीर का जो कोई मामला है उसको डिस्कस करना ही होता है। आप इमरान खान साहब को ले लीजिए, जब उन्होंने पीएम का एज अ पीएम 2018 में ओथ लिया था तो उस वक्त उन्होंने भी यही अल्फाज कहे थे नरेंद्र मोदी साहब को कि भाई आप कश्मीर पे हमारे साथ बात कीजिए, आप एक कदम आगे बढ़िए, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यही अल्फाज अब शहबाज शरीफ साहब ने भी कल जब पीएम का ओथ लिया तो उस वक्त उन्होंने ये अदा किए। तो एक तो ये रवायत है जो पाकिस्तान के पीएम इसको आगे चलाते जाते हैं। अब रही बात इस पे अमली तौर पे काम करने की, तो अमली तौर पे बयानात दोनों तरफ से होते हैं। जुल्म और ज्यादतियां जो है वो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया ये जानती है, तो बेहतरीन सोल्यूशन तो इसका यही है कि उनको उनका हक के राय दही जो है वो दिया जाए। मेरे नजदीक तो ये इसका सोल्यूशन है। बाकी मैं जो है साहब थोड़ा और विस्तार चाहता हूं, विस्तार इसलिए चाहता हूं कि आप पिछले 1 महीने के दौरान अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान को देखें। उन्होंने लगातार बताया पिछले 1 महीने के दौरान पाकिस्तान की जनता को सीखना है तो हिंदुस्तान की हुकूमत से सीखिए, हिंदुस्तान के तौर तरीकों से सीखिए, हिंदुस्तान की दमदारी को देखिए। आशय ये कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब शपथ ले रहे थे तब उनके बोल जो भी रहे हों, पर अपने 3 साल 3.5 साल के तजुर्बे के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचे और ऐसा अनुभव पहली बार हुआ जिसमें पाकिस्तान में हुकूमत में बैठा हुआ शख्स भारत के प्रति इस प्रकार का नजरिया सार्वजनिक तौर पर कह पा रहा है। शहबाज की टोन उससे बिल्कुल उलट है। आने वाले समय को आप कितना खतरनाक महसूस कर रहे हैं? दोनों देश एक बार फिर खराब रिश्तों का एक नया सिलसिला शुरू करेंगे या आपको बेहतरी की कोई उम्मीद महसूस हो रही है वहां बैठ के? देखिए ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात की है वो उन्होंने क्यों की है जी? वो उन्होंने इस वजह से की कि वो ये समझते हैं कि उनकी जो हुकूमत इस वक्त गिराई गई है ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी मींस अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी, अमेरिका ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जिसकी वजह से उनको उनकी हुकूमत से अलहदा किया गया। इसकी एग्जाम्पल वो इंडिया की इसलिए देते हैं कि जब वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी इसलिए की कि मैं अमेरिका को छोड़कर रशिया के ब्लॉक में एंटर होना मैंने शुरू किया, मैंने जो रशिया का दौरा किया उस वजह से अमेरिका खिलाफ हो गया मेरे। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल इंडिया की ये दी कि वो रशिया जो अमेरिका के खिलाफ है उसी रशिया से इंडिया जो है वो अपनी अवाम के लिए, मुल्क के लिए तेल खरीद रहा है अमेरिका के प्रेशर को बर्दाश्त करने के बावजूद। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो अमेरिका का प्रेशर वो नहीं ले रहा है और अपनी अवाम के लिए जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने अपने लोगों के लिए, अवाम के लिए अपनी जो पॉलिसी है उसको कुर्बान नहीं किया बल्कि उस पर रहते हुए भलाई के लिए उन्होंने रशिया से अपनी ट्रेड जारी रखी। ये एग्जाम्पल उन्होंने कोड की और उन्होंने ये कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो इसी तरह की हो जिस तरह भारत की है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती से जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट इस वजह से नहीं है कि जिन ममालिक से, खास तौर पे अमेरिका से जब हम कर्जे लेते हैं तो उन कर्जों की मद में फिर हम उन्हीं के ब्लॉक, वो जिनसे कहते हैं कि इन ममालिक के साथ आपके तल्लुकात अच्छे होंगे, हम उनकी बात मान के चुप करके उनके पीछे लग के उन ममालिक से तल्लुकात अपने ठीक कर लेते हैं। जिनसे वो कहते हैं कि खराब करने हैं उनसे हम खराब कर लेते हैं। तो इस एक पॉइंट को उन्होंने जिक्र किया और जिक्र करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम चूंकि एक इंडिपेंडेंट कौम है, हम आजाद मुल्क हैं, तो हमें ये आजादी चाहिए, हम ये आजाद सोचना चाहते हैं और हमें करना भी चाहिए। हमें अपनी पॉलिसी आजाद फॉर्म करनी चाहिए बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह इंडिया फॉर्म करता है। और ये बिल्कुल उनकी बात को मैं सेकंड करता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए ट्रेड, लेकिन मैं इसके साथ में आपसे एक सवाल करना चाहता हूं जो साहब,
आपने बहुत ईमानदारी के साथ बात करने की कोशिश की और आपने कहा कि एक आज़ाद मुल्क है, उसे अपनी नीति तय करने का अधिकार होना चाहिए। तो कश्मीर के मसले पर जो पाकिस्तान की नीति 75 साल से रही है, वो भी किसी बाहरी ताकत के इशारे पर रह रही है, जिसके तहत भारत के साथ हमें इस प्रकार का व्यवहार करना है। क्योंकि आप जो आपके कब्जे में देश है उसमें तो स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं कर पा रहे और कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच से बोलना चाहते हैं। आपसे जानना चाहता हूं जोएब साहब, कश्मीर के मसले पर क्या वाकई पाकिस्तान खुद का फैसला लेता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे बाकी फैसले लिए जाते हैं इसमें भी आपके स्वर जो आते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के इशारे पर आते हैं? नहीं, यहाँ पे ये चीज मैं ऑन रिकॉर्ड और बड़ा क्लियरली आपको कह रहा हूं कि जो कश्मीर पे स्टांस है या जो पाकिस्तान का स्टैंड है वो प्योरली जो पाकिस्तान की अवाम और जो इस वक्त हमारे पास हमारे एरिया का कश्मीर है उनके लोगों की राय के मुताबिक पॉलिसी तरतीब दी जाती है। तो इसलिए वो लोग जो यहाँ पे हमारे यहाँ आजाद कश्मीर जिनको हम बोलते हैं, जो वहां पे लोग रहते हैं, हम उनकी मर्जी और उनकी राय के मुताबिक अपनी पॉलिसी और अपना स्टैंड जो है या अपना स्टांस जो है अपना स्टांस रखते हैं। ये राणा अली जी का कहना है। लेकिन काजल साहब, आपने पूरी तकरीर को सुना है जो हमारे साथ में राणा अली जोएब साहब कह रहे हैं और आपने बात मल्होत्रा साहब की भी सुनी। बतौर रक्षा विशेषज्ञ, क्या आने वाले समय की चुनौती को आप महसूस कर रहे हैं? भारत की शिकायत ही रही है कि कश्मीर में आतंकी घटनाएं कश्मीरियों के द्वारा नहीं होती हैं, सीमा पार से सुनियोजित तरीके से आतंकी भेजे जाते हैं जो यहाँ के वातावरण को खराब करते हैं। ये कब संभव होता है? जब उस पड़ोसी मुल्क की हुकूमत ऐसी आतंकी घटनाओं के संदर्भ में संरक्षण देती हैं, प्रोत्साहन देती हैं, सुरक्षा देती हैं। शहबाज शरीफ ऐलानिया कह रहे हैं अच्छे संबंध चाहते हैं लेकिन पहले कश्मीर को हल करेंगे। और हल कैसे करेंगे? तो कुल मिलाकर हमारी चिंताएं कितनी बढ़ रही हैं? आने वाले समय को लेकर आप क्या देख रहे हैं? हिमांशु जी, इससे पहले कि मैं इस सवाल पर आऊं, मुझे अनुमति दें कि मैं तो हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में पॉजिटिव बातें कहना चाहता हूं। जी, हम चाहते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहाल हो। जी, अभी जो हरकतें हुई है वो बड़ी पॉजिटिव है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक डेमोक्रेसी का हिस्सा, ये प्रणाली है। भारत में भी हुई है। फर्क ये था कि भारत में 1996 में जब वाजपेयी के पास एक वोट कम था तो उन्होंने अपनी तरफ से भाषण देके और इस्तीफा दे दिया जी। लेकिन इमरान खान में वो ऑनर से नहीं जाना चाहते, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात हमारे पड़ोसी मुल्क भी है कि ये पहला मौका है जबकि इतने टर्मोइल के बाद सेना ने दखल देने का या सत्ता संभालने की कोई दिलचस्पी आउटवर्डली नहीं दिखाई। पीछे से तो वो स्ट्रिंग खींचे वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी तो उनकी है जी। अभी जो राणा अली साहब ने कहा, बड़े साफ दिल से कहा कि कश्मीरियों से पूछा जाए, वो शायद भूल गए कि कश्मीरियों से 1947 में पूछा था जी। जो उनकी आवाज उनके किंग के थ्रू आई थी, जो हरि सिंह, राजा हरि सिंह के थ्रू आई थी, वो भी उन्हीं की आवाज थी जी। अगर आप 75 साल के बाद दोबारा पूछना चाहते हैं तो सिर्फ कश्मीर से क्यों, बलूचिस्तान से भी पूछें, पख्तूनख्वा से भी पूछें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे। अभी आपने सिक्योरिटी की बात की, जो नवाज शरीफ ने इनॉग्रेशन के टाइम पे कहा वो उनकी पॉलिटिकल मजबूरी होती है, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस, मल्होत्रा साहब ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं जी। जब उन्होंने मोदी जी के जो उन्होंने बधाई दी थी उसका जवाब दिया, उसमें कश्मीर पहला मुद्दा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था हम भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं और हर मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर जी। तो वो उन्होंने जो कहा उसको आप छोड़ दीजिए। जहाँ तक इमरान की तारीफ का सवाल है, वो उनकी अपनी मजबूरी थी, वो दिखाना ये चाहते कि अमेरिका मेरे को हटा रहा है और मैं उनका पपेट नहीं हूँ, मैं उनकी कठपुतली नहीं हूँ। तो तुलना में वो कहना चाहते थे कि भारत की तरह हम भी अपनी आजाद पॉलिसी फॉलो करना चाह रहे हैं। एक और बात जो राणा जी ने कही कि भाई कश्मीरी तो हमारे भाई हैं जी, तो वेस्टर्न जिंगजियांग में जो उइगर मुस्लिम है वो भी इस्लाम के फॉलोअर, वो आपके क्या है, वो भाई नहीं है, वो सौतेले भाई या दुश्मन है। आपकी आवाज उनके बारे में एक बार भी नहीं निकली, चाहे इमरान हो, चाहे पहले कोई हो, चाहे बाद में कोई हो। तो ये मौका परस्ती के डायलॉग्स हैं, ये सिद्धांत वाले प्रिंसिपल के नहीं है।
जो जर्नलिस्ट ने कहा, मैं उनकी इज्जत करता हूं कि वो अपने विचार हैं, टाइटल टू। जहां तक सिक्योरिटी कश्मीर का ताल्लुक है, कोई बदलाव नहीं आने वाला जी। सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी पूरे तरीके से पाकिस्तान की उनकी सेना के हाथ में रही है और आगामी भविष्य में कोई बदलाव आने की जरूरत नहीं है। कश्मीर का मुद्दा वो उकसाते हैं, वो बेशक इसको फ्रंट बर्नर पे ले, लेकिन दुनिया तो इसको भूल गई है। इतने बार वो यूएन में उसको शिमला एग्रीमेंट के बाद भी बार बार उसी को उठाते हैं। इसमें कोई जान नहीं है, शायद ये भी जानते हैं। नवाज शरीफ को अब दो बातों पर फोकस रखना चाहिए। एक तो जो उनकी कोalition है जिनके विचारधारा अलग अलग है, एक दूसरे के खिलाफ है, उनको कैसे इकट्ठा रखेंगे। वो तो एक 4 या 6 घोड़े की चैरियट है, जहाँ अगर घोड़े अलग अलग भागेंगे तो चैरियट नहीं चलेगी। दूसरा, फोकस इकोनॉमी पर करें। आपकी दिक्कत वो है, आज के दिन 200 रुपए डॉलर के बराबर पहुंच गए हैं, आपकी 13% इन्फ्लेशन हो गई, कीमतें बढ़ गई हैं, लोग तंग आए हुए हैं। आप कश्मीर को भूल के अपने लोगों के भलाई की बात करें, उनकी कीमतें कम लाएं, डेट रिस्ट्रक्चर करवाएं, उस पर फोकस रखें। और मैं उम्मीद करता हूं ये PMLN तो ये तो बिजनेस फैमिली से शहबाज शरीफ बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। 3 बार पंजाब जो सबसे बड़ा प्रोमिनेंट प्रोविंस है उसके चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं टोटल 12 साल। इनके भाई बिजनेसमैन है, पूरी फैमिली बिजनेस के, तो इनका तो ध्यान इकोनॉमी पर होगा। फोकस अपना उधर रखें, कश्मीर को भूल जाएं। अगर वो ज्यादा कुछ कोशिश करेंगे तो भारत अपनी 1994 की जो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के हम पीको को वापस लेंगे, हमको भी उधर जोर लगाना चाहिए। तो कुल मिला के कश्मीर मसले का हल चाहते हैं शहबाज शरीफ। कादियान साहब बता रहे हैं हल हो सकता है, जितना छोड़ा हुआ है उसको भी वापस लेने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। क्या उस अंजाम के लिए तैयार है पाकिस्तान? इस प्रकार की बात एक जनरल कह सकता है, कादियान साहब हमारे बीच में कह रहे हैं। लेकिन रोबिंद्र सचदेव मेरे साथ में कुछ और पहलुओं पर भी बात कर सकते हैं। और रोबिंद जी, मैं राणा अली जोहैब साहब के इस आकलन पर आपका नजरिया जानना चाहता हूं कि कश्मीर के संदर्भ में हमारी पॉलिसी पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, कश्मीरियों से बात करके है, पाकिस्तान की अवाम के मनोभावना के तहत, और उसी के तहत हमारा स्टैंड रहता है। या आप मानते हैं कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते एक समय बहुत ही खराब रहे, इसमें कोई संशय की बात नहीं रही, और पाकिस्तान अमेरिका का एक समय पर इस्तेमाल होने वाला उपकरण रहा? इमरान खान आज तक चिल्ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर कश्मीर समस्या का अगर समाधान नहीं निकल पाया, एक निर्णायक फैसला नहीं हो पाया, तो ये केवल पाकिस्तान का अपना फैसला था या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें पाकिस्तान के संदर्भ में फैसला लेती हैं और कश्मीर मसला भी इसी के चलते उलझा रहता है? आपका नजरिया। देखिए, थैंक यू। हो सकता है, बट आई मीन एक तो ऑब्वियसली नहीं, पाकिस्तान के लोगों का खुद का पाकिस्तान के कश्मीर के प्रति जो भी इनका रवैया है वो है, राइट जी। मेरे ख्याल से अगर किसी ने थोड़ा ज्यादा इंटरफेयर कर रहा होगा इसमें तो वो चाइना कर रहा होगा जी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया या पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर, उसमें चाइना का रोल शायद हो सकता है ज्यादा। अमेरिका का रोल हो ना हो कह नहीं सकते, बट मैं स्टेप पीछे आता हूं। ओवरऑल जो इस समय बात हो रही है इमरान खान की एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस की ही, देखिए इमरान खान बड़ी स्मार्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जो मुझे दिखता है। ये जो कॉन्स्पिरेसी है इस लेटर की, ये तो इस लेटर की है, इसको अलग रखिए, परंतु आई थिंक पाकिस्तान में सारी अवाम जानती है कि अमेरिका ने फॉरेन पॉलिसी इनकी पिछले 20-40 साल इन्फ्लुएंस करती रही है। वो आई थिंक हर एक को पता है पाकिस्तान के अंदर, और एक्नॉलेज भी करते हैं। बात ये थी कि ये और पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म है, राइट। अभी तक ये एंटी अमेरिकनिज्म इतनी जोर से नहीं बोला गया था या मासेस में या पॉलिटिकल मेन डायलॉग में नहीं आया था जैसे इमरान खान ले आए, ओके। और इसके चलते इमरान खान क्या स्ट्रोक कर रहे हैं, वो पेट्रियोटिज्म, तभी वो बार बार बात कह रहे हैं कि गुलामी नहीं हम सहेंगे, राइट। वो बात कर रहे हैं, पिछले इन्फ्लुएंस किया है, कोई डाउट नहीं है। वो उस सेंटिमेंट को स्ट्रोक कर रहे हैं अपनी सपोर्ट के लिए, राइट। और उसमें एक्चुअली मिलिट्री भी घेरे में आ रही है और ऑपोजिशन पार्टीज भी घेरे में आ रही है, क्योंकि यही तो सारी पार्टीज थी, PPP और PML और पाकिस्तान मिलिट्री, ISI एंड ऑल, जिन्होंने अमेरिकन के साथ कोलैबोरेट किया है, राइट, और फायदा उठाया है, करप्शन उठाई है। तो एक तरह से एक्चुअली मिलिट्री थोड़ा बैकफुट पे भी हो रही है इस समय पाकिस्तान पे। और उधर ये जो नवाज शरीफ या इनकी पार्टी है, ये भी तो कहते हैं इमरान खान तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, बार बार कह रहे थे, तो सिलेक्ट किसने करा, उनका भी इशारा है मिलिट्री पे। तो एक तो मिलिट्री पीछे है थोड़ा,
सेकेंडली, इमरान खान आने वाले 6 से 9 महीनों में ये पेट्रियोटिज्म, एंटी अमेरिकनिज्म को बहुत उछालेंगे, बहुत स्ट्रोक करेंगे, और मुझे दिखता है, आई डोंट नो, आई थिंक इनको इसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा देश के अंदर, पाकिस्तान के। दैट इज मेरे दो सवाल है रोबिंद्र जी इसके संदर्भ में आपसे। एक तो ये, क्योंकि हमारा विषय है कि शहबाज बनेंगे शरीफ, आप कह रहे हैं इमरान खान अगले 6 महीने 9 महीने में ऐसा कर गुजरेंगे, क्या शरीफ ऐसा करने देंगे? ये सवाल है। जिस तरीके से इमरान खान बोल रहे थे विपक्षी नेताओं को तो सबको जेल में होना चाहिए, इमरान खान जनता के बीच में जा सकेंगे या जेल जाएंगे? ये एक सवाल है। इसके संदर्भ में आपका नजरिया एक। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि ये शहबाज शरीफ की सरकार नहीं है, ये मिली जुली सरकार है। चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी है, चाहे वो भुट्टो जी और जरदारी की पार्टी है, दोनों ने ही पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को उभारने के लिए भारत के खिलाफ खुलकर बोला है, दमदारी से बोला है, जितना हो सका उतना बोला है। अब ये दोनों मिलकर अभी सरकार में है, पर इन्हें चुनाव में जाना है। क्या आपको नहीं लगता है कि भारत के खिलाफ कौन ज्यादा मुखर है, कौन ज्यादा मजबूती से भारत के खिलाफ बोलता है या करना चाहता है, इसकी होड़ लगेगी और कुल मिलाकर इस उपमहाद्वीप में एक नए स्तर का तनाव देखने को हमें मिलेगा। बिल्कुल सही और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कह रहे हैं। और अभी मैं यही सोच रहा था, बिटवीन इमरान खान एंड शहबाज शरीफ की जो पार्टी है, मेरे को जो लगता है, देखिए इमरान खान ने तो एंटी अमेरिकन अपना बना लिया नैरेटिव, राइट? वो इलेक्शन में और जितनी डेमोन्स्ट्रेशन में जाएंगे एंटी अमेरिकन इत्यादि इत्यादि करके। शरीफ किस पे जाएंगे? शरीफ हो सकता है कश्मीर के मुद्दे को ज्यादा उठाएंगे, कश्मीर की इमोशंस को हार्नेस करने का प्रयास करेंगे शहबाज शरीफ की पार्टी पॉलिटिकल एंगल से, राइट? क्योंकि देखिए इकोनॉमी डाउन है, इकोनॉमी इंप्रूव होने के चांस बहुत कम है, फूड इन्फ्लेशन, गैस प्राइसेस, ये सारी चीजें हम सब जानते हैं। तो पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ तो मिलने नहीं वाला अगले 6-9 महीनों में, राइट? बल्कि सेंटिमेंट्स और डाउन जाएंगी, लोग सड़कों पे आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे महंगाई के खिलाफ, और उसमें इमरान खान जुड़ जाएंगे, बोलेंगे ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी गुलामी थी अभी तक, देखो ये सब के सब मिले हुए दूसरों की गुलामी करते हैं, मैं एक इंडिपेंडेंट बनाऊंगा अपने देश को। और वो इंडिया को जो दिखा रहे हैं ना, बाय द वे, वो इंडिया को ये दिखा रहे हैं, वो अपने अवाम को ये बता रहे हैं कि मैं आपको इंडिया की तरह बना सकता हूं जी, राइट? कि अगर मेरे को फ्री हैंड मिले तो मैं इंडिया की तरह अपने देश को प्रोग्रेस करूंगा। और पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली अवाम में ये सेंटीमेंट है, सब शायद जानते हैं कि इंडिया डेफिनेटली प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छा है, फॉरेन पॉलिसी ठीक है। तो इमरान खान इन दो चीजों को हार्नेस करेंगे अपने कैंपेन और अपनी स्ट्रीट फाइट्स में जी। तो शहबाज शरीफ के पास क्या बचेगा? इमोशनल जी, ठीक है, वो इकोनॉमिक कुछ फायदा नहीं कर पाएंगे। इमोशनल उनके पास क्या बचेगा? पॉलिटिक्स इज इमोशंस। कैंपेन्स में उनके पास शायद बचेगा कश्मीर का मुद्दा, और वो कश्मीर के मुद्दे को ज्यादा उछालेंगे और भारत के प्रति आई थिंक स्ट्रिक्ट होंगे अपने हिसाब से रिगार्डिंग कश्मीर। इमरान खान शायद कश्मीर, देखिए अब की बार जो हुआ, सारी जो डिबेट नैरेटिव रही पाकिस्तान में जी, पहली बार शायद हुआ है कि एंटी इंडिया नहीं हुआ कि सारा कुछ इंडिया करा रहा है या इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं सारे पॉलिटिशियंस। इमरान खान ही थे जो मिलिट्री के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ बोल रहे थे, और बल्कि इंडिया को प्रेज भी कर रहे थे। तो इंडिया का अब की बार कोई नेगेटिव ज्यादा नहीं आया है पाकिस्तान डिबेट में, राइट? तो इमरान खान तो एंटी इंडिया ज्यादा जाएंगे नहीं अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग में शायद जी। तो शहबाज शरीफ वो स्पेस ले सकते हैं पॉलिटिकली स्पीकिंग। शहबाज शरीफ वो स्पेस ले सकते हैं, लेकिन मेरा वो विषय अधूरा रह गया जो मैं रोबिन सचदेव जी से पूछा था, शायद आर एस मल्होत्रा साहब इस पर दृष्टि दे पाए। इमरान खान ने अपना स्टैंड ले लिया था, लेकिन रोबिन सचदेव मुझे ये नहीं बता पाए कि इमरान खान क्या जनता के बीच में जाने के लिए स्वतंत्र छोड़े जाएंगे? इमरान खान और उनसे नज़दीकी जुड़े हुए लोगों के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आने वाले समय में क्या इमरान खान को, जिसके दौर में मरीम शहबाज को जेल में रहना पड़ा, नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं लौट पाए, क्या शहबाज शरीफ इतने शरीफ रहेंगे कि ऐसा व्यवहार उनके परिजनों के साथ करने वाले शख्स को आराम से उनकी खिलाफत करने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाए और वो जाके सभाएं करें और बताएं कि शहबाज कितने बदमाश आदमी है? या इमरान खान के संदर्भ में ये हुकूमत बताएगी कि ये कितना बदमाश आदमी है और इसकी जगह जनता के बीच में नहीं बल्कि जेल में है? एक सवाल तो मल्होत्रा साहब मेरा ही है। और दूसरा मैंने सवाल किया था सचदेव साहब से कि भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को हवा देने का इतिहास है। क्या शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच में इस बात को लेकर होड़ नहीं लगेगी कि भारत की खिलाफत, भारत के खिलाफ
सबसे दमदारी से बोलने वाले या कुछ कर गुजरने वाले हम हैं। इसको आप कितनी चिंता से देखते हैं? 200 बता दूं कि पाकिस्तान के जितने भी पहले शासक हुए हैं जी, उनमें से, जैसे हम बता रहे सब अभी बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल तक राज नहीं कर सका जी। और जो भी हटा उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ ये हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, हम जानते हैं उसको हटाने वाले के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, और जो नवाज शरीफ थे उनके साथ भी क्या हुआ। तो मुझे लगता है जिस तरह से इमरान खान ने कोशिश की थी हैंग ऑन करने की, हर तरह के हथकंडे अपनाए और एक संवैधानिक संकट पाकिस्तान में तैयार कर लिया था ऑलमोस्ट, तो मुझे लगता नहीं कि उसके बाद उनके जो बयानबाजी भी थी अपने जो विरोधी थे उनके प्रति, तो मुझे लगता है इस सब के बाद ये वही पुरानी कहानी वहां दोहराई जाएगी। और ये बात मैं आपके साथ इत्तेफाक रखता हूं कि पाकिस्तान में शायद इमरान खान के लिए अभी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड नहीं है कि वो कहेंगे इलेक्शन करा दो और इलेक्शन हो जाएंगे। जहां तक दूसरी बात रही कि आप कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर क्या रवैया रहेगा, तो उन्होंने आपको एक हिंट दे दिया है, ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया है। अब बाकी पिक्चर कैसे बनती है वो बाकी है, वो देखते हैं। हमारे पाकिस्तान से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कह रहे थे कि हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है कश्मीर के ऊपर। वो ठीक है, पाकिस्तान की पॉलिसी कश्मीर के ऊपर इंडिपेंडेंट जरूर होगी, लेकिन मेरे अपने जो असेसमेंट है उसके मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान की इस कमजोरी को या इस पॉलिसी को अच्छी तरह से भुनाया है और इसको शह दी है। इसके बलबूते पे पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ एक किस्म का हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर रखा है। उसका नतीजा पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं रहा और भारत के लिए भी अच्छा नहीं रहा। भारत जैसे कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र से भारत का कोई भी व्यापार नहीं होने देता है, उसका नुकसान भारत को जरूर होता है। इतना बड़ा सेंट्रल एशिया है, इट इज फुल ऑफ सब तरह के वहाँ मिनरल पाए जाते हैं। वैसे भी भारत के साथ उन लोगों का काफी अच्छा व्यवहार रहता है। मैं कभी ताशकंद गया था तो मैं जब टैक्सी में बैठा था तो टैक्सी ड्राइवर जो था वो हमारी फिल्मों के गाने सुन रहा था और वो गाना जो मुकेश का बहुत ही पॉपुलर है उसके ऊपर जब वो मैं गा रहा था वो भी साथ गा रहा था। तो मुझे लगता है कि इस सब से हमें दूर रखा है इस नेक्सस ने। तो अब ये कश्मीर की दोबारा बात हो रही है, मुझे लगता है इसमें चाइना जरूर और आग में घी डालेगा और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। तो ये हमारे में और आग डालेगा। मैं वापस राणा अली जोएब साहब आपके पास में आता हूं और उस चिंता के संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूं। जरदारी परिवार या बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ का गठबंधन है, क्या ये गठबंधन भारत के साथ संबंध बेहतर रहने दे सकता है? आपका आकलन क्या? इन दोनों दलों का जो इतिहास है, इन दोनों दलों के बीच में जो प्रतिद्वंदिता है, उसमें भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कहीं राजनीतिक तौर पर नुकसान का सबब ना बन जाए, यह भय संबंधों में अड़चन नहीं डालता है? नहीं, मुझे ये चीज नजर नहीं आ रही है। और के आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हैं उनके कोई लोग मैं विनम्रता पूर्वक बीच में हस्तक्षेप करता हूं। एक उदाहरण के तौर पर आपसे साझा करता हूं। नरेंद्र मोदी जी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने थे भारत के। उन्होंने एक कूटनीतिक पहल की थी जिसके तहत सार्क देशों के जितने प्रमुख थे उन्हें बुलाया था। नवाज शरीफ साहब भी उसमें शामिल हुए थे उनके शपथ ग्रहण समारोह में, आपको स्मरण होगा। बाद में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पहल की गई थी जिसके तहत वह अचानक पाकिस्तान पहुंच गए थे, नवाज शरीफ जी के घर पर उनकी माताजी से भी मिले थे। आज तक नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ता है। विपक्षी आज भी उन्हें हवाले इस मामले में निशाने पर ले लेते हैं, बताते हैं आप तो बिन बुलाए वहां पहुंच गए थे, पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसी बात करते हैं। कहने का मतलब सियासत का अपना तकाजा है। सियासत में जनता की भावनाओं को भुनाने की कोशिश हर देश में हर राजनीतिक दल के द्वारा होती है। इसलिए मेरा जो सवाल है वो निजी अनुभव से गुजरा हुआ सवाल है। जितनी ईमानदारी के साथ मैंने आपको अनुभव साझा किया, मुझे लगता है कि एक बतौर पत्रकार आप भी ईमानदारी से जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं उसमें मेरे सवाल को ईमानदारी के साथ उत्तर खोजने की कोशिश आप करेंगे।
बहुत शुक्रिया। इसका मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में ना एक चीज पाई जाती है, वो ये है कि पार्टी जो अपोजिशन में होती है जी। जो भी पार्टी है, चाहे वो PMLN है या PTI है या पीपल्स पार्टी है, तो उनकी ये कोशिश होती है कि हुकूमत में बैठे कोई भी पार्टी जो हुकूमत में बैठी है उनके हर इकदाम को तनकीद का निशाना बनाया जाए जी। अब जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त नवाज शरीफ गवर्नमेंट में थे और इमरान खान साहब अपोजिशन में थे। अपोजिशन के साथ साथ ये सड़कों पे थे। तो इस वजह से उस वक्त इन्होंने ये नैरेटिव अपनाया कि नवाज शरीफ के घर में नरेंद्र मोदी साहब बिन बुलाए पहुंच गए हैं। ये बंदा मीन्स के नवाज शरीफ इंडिया के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो अंदर अपने घर तक ले आया। इस एक चीज को उन्होंने एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। और हमारे यहाँ ये ऐसा ही होता है। जैसे आप आज देखें कि जो PMLN पहले उसमें थी, अपोजिशन में थी, अब जैसे ही वो शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए हैं तो उन्होंने इंडिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बात करते साथ उन्होंने ये भी साथ में कहा कि जी इमरान खान जो पिछले 3.5 साल गवर्नमेंट में रहा है उसने कश्मीर पे कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्होंने उसको बना लिया, निशाना बनाया और उनको तनकीद की जद में ले आए। हमारे यहाँ ये एक रवायत पाई जाती है, बल्कि आप इसको ये समझिए कि आज अगर ये शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में हैं तो अगले इलेक्शन की कैंपेन में जो आज से 6 माह बाद होंगे या 2023 में होंगे, यही शहबाज शरीफ फिर से कश्मीर पॉलिसी पे, इंडिया के साथ ताल्लुकात पे ये सारी पार्टीज एक दूसरे को ताने देंगी और नवाज शरीफ के साथ जो ताल्लुकात नरेंद्र मोदी के से वही फिर से दोबारा से इकट्ठे होंगे। और इमरान खान का तो यहां तक कहा जाता है कि भाई आपने तो ये भी अनाउंस किया था कि आप हर जुमे आधा घंटा बाहर खड़े होंगे और कश्मीर आजाद करवा लेंगे, तो आप तो वो भी नहीं कर सके। एक जुमा आप बाहर निकले हैं, अगले जुमा आप वो भी नहीं बाहर निकले। तो ये बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान की जो सियासत है ना, वो पार्टीज जो अपोजिशन में होती हैं वो कश्मीर पॉलिसी को लेके, कश्मीर पॉलिसी को वो इसलिए आगे रखती हैं क्योंकि उनको ये पता है कि पाकिस्तान और भारत डेफिनेटली एक दूसरे के नेबर है और एक दूसरे के दुश्मन मुल्क समझा जाता है। कहा जाता है कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसलिए ये सिर्फ रवायत, जितनी ईमानदारी से आपने मुझसे पूछा है, ये आप भी बताएंगे कि ये रवायत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, ये इंडिया में भी पाई जाती है। बीजेपी का इलेक्शन जब होता है या कुछ इस तरह के मामला तो पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगते हैं, इसी तरह इधर पाकिस्तान में भी ये मामला होते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा है। कुल मिलाकर अगर हम इस बात की मर्म में पहुंचे, अगर कोई शरीफ होना भी चाहे तो सियासत का तकाजा दोनों देशों के अंदर ऐसा है जिसमें कश्मीर मसले में कोई शराफत की बात हो ही नहीं सकती। राणा अली जोहैब साहब इस बात को कह रहे हैं। मैं राज कादिर साहब आपसे बात करना चाहता हूं, क्या आप भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि दरअसल दोनों मुल्कों में ही सियासत का तकाजा कुछ ऐसा बना हुआ है 75 साल में कि जो भी जना अगर पाकिस्तान के संदर्भ में थोड़ा भी नरम रुख अख्तियार करेगा तो वो सवाल के घेरे में आएगा, और जो पाकिस्तान के संदर्भ में या पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स हिंदुस्तान के संदर्भ में एग्रेसिव रहेगा, आक्रामक रहेगा, दुश्मन निगाहों से देखा जाएगा, तो सराहा जाएगा। तो समाधान कैसे होगा? कश्मीर तो इनके लिए एक इलेक्शन का मुद्दा है जी। जब भी इनको पाकिस्तानियों को इम्प्रेस करने की कोशिश होती है तो हर पॉलिटिशियन कश्मीर का सवाल उठाता रहता है जी। ये उनको भी पता है कि ये तो वो अफसाना है जिसे वो अंजाम तक नहीं ला पाएंगे जी। अगर कुछ ज्यादा कोशिश की ऑन ग्राउंड तो मैं कहता हूँ व्यू के भारत का हिस्सा आएगा, और ये तो समय की बात आएगा भी, हमारी तो रेजोल्यूशन है जी। जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, वो उन्होंने एक वो बड़े फ्लैम्बॉयंट खिलाड़ी थे, उनकी विजिबिलिटी थी, उन्होंने कल्ट क्रिएट कर रखी है, एक अपना पंथ क्रिएट कर रखा है, खासकर युवाओं का। वो उसका इस्तेमाल करते रहे, वो अभी भी समझते हैं कि बहुत पॉपुलर है जी। और जितना वो ज्यादा शोर करेंगे कि जल्दी इलेक्शन कराओ, मैं समझता हूँ उतना ही ये कोalition इकट्ठी होती जाएगी, क्योंकि अभी इलेक्शन शायद माहौल नहीं है, तो ये तो इनको फायदा कर रहे हैं जी। इमरान खान, वो एक बड़ी मशहूर कहावत है हिमांशु जी कि खिलाड़ी और पॉलिटिशियन कभी अपनी मर्जी से मैदान नहीं छोड़ता जी। इमरान खान तो दोनों रहे जी। उन्होंने बहुत ज्यादा इसको कैच किया, मर्जी से तो कोई नहीं निकलता, लेकिन उनको पढ़ना चाहिए कि पॉलिटिकली वो हार गए हैं, लीगली भी हार गए हैं, तो अगर थोड़ा सम्मान होता तो वो छोड़ के चले जाते। जहां तक फॉरेन पॉलिसी की इंडिपेंडेंस का ताल्लुक है, आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट जब भी हो सकती है जब आपके खजाने में पैसा हो जी। अगर आप
बार बार आपको उधार लेना पड़े। इमरान खान जब इलेक्शन में आए तो बड़े सपने दिखाए थे, उनमें एक ये भी था मैं कभी IMF में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर 6 बिलियन उनको लोन लेना पड़ा, IMF से पैसा लेना पड़ा। तो अगर आपके खजाना खाली है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती है, कहना है। लेकिन मेरी एक बात अधूरी रह गई राणा अली साहब आपसे, मैंने सभी से उस विषय में बात की और मेरा कार्यक्रम ही है शहबाज बनेंगे शरीफ। इमरान खान जब तक प्रधानमंत्री रहे, शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सके। नवाज शरीफ की बेटी जेल में समय बिताने के लिए मजबूर रही। क्या शहबाज वाकई इतने शरीफ रहेंगे कि जिसके चलते उनके परिजनों ने इतनी परेशानी भुगती, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे सड़कों पर बताने के लिए कि वो कितने खराब लोग हैं, कितनी खराब पार्टी है, किन के इशारों पर चलते हैं? या इमरान को वैसा ही कुछ सामना करना पड़ेगा जैसा उनकी हसरत थी कि ये बाकी नेताओं को वो ऐसे अंजाम तक पहुंचाएं? उन्होंने खुलकर कहा था ये सब देशद्रोही हैं, विदेशों के हाथ में खेल रहे हैं और इन सब की जगह जेल में है। आपका आकलन? ये आपने वैसे बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। मैं आपको ये बताता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जब ये यकीन हो गया PMLN को कि शहबाज शरीफ साहब अगले PM बन रहे हैं जी, तो एक मीटिंग के दौरान ये पूछा गया कि भाई सबसे पहला हमारा काम क्या होगा जी। तो PMLN और पीपल्स पार्टी के जितने लोग हैं ना, इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले हम NAB को खत्म करेंगे, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अदारा है जिसमें इन सब लोगों के केसेस हैं जो अभी आज गवर्नमेंट में जा रहे हैं। तो हमारे जो जराए हैं ना, उन्होंने ये बताया कि नवाज शरीफ साहब ने इसकी मुखालफत कर दी जी। उन्होंने ये कहा कि अब नैब खत्म नहीं होगी, अब जिस तकलीफ और जिस कुर्ब से हम गुजरे हैं ना, इसी तकलीफ, उसी कुर्ब और उसी अदारे को हम इमरान खान के खिलाफ अब इस्तेमाल करेंगे, अभी तो हमारा वक्त आया है। तो मेरे ख्याल से कि अगर कोई ये फंसता है ना, चाहे वो यहाँ हमारे पास बैठा है या वहां पे, कि जी इमरान खान साहब को खुली छुट्टी दे दी जाएगी, तो ये बिल्कुल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है। आज पहला दिन है PM साहब का शहबाज शरीफ का सीट पे, और आज ही इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना से हार का जो एक केस है, जो उन्होंने 18 करोड़ रुपए में बेचा है, उसका केस जो है वो लग चुका है, उन पे मुकदमा बन चुका है। तो ये तो बिल्कुल इस बात से तो दो राय है ही नहीं है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाएगा कि आप जनाब अपनी मर्जी से भागते फिरें और हमें गंदा करते फिरें। उन पे मुकदमात भी बनेंगे, उनके वज़रा पे भी मुकदमात बनेंगे, और जहां तक मैं देख रहा हूं इमरान खान साहब जेल में भी जा सकते हैं अगले इलेक्शन से पहले। तो राणा अली साहब मेरे विचारों के साथ में, उन्हें लग रहा है कि मामला इतना आसान नहीं है। तो रोविंद्र सचदेव साहब, अब इस रोशनी में आपसे आकलन जानना है आने वाले समय की आहट का। क्या कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान में? क्या शहबाज शरीफ बचा हुआ जो 1.5 साल का समय है संसद का, उसे पूरा कर लेंगे? क्या जिस राह पर वो चल निकले हैं उसमें संभावना है ऐसी? ये दो पार्ट्स हैं। पहली बात वही जो आप अभी कह रहे हैं कि इमरान को क्या जेल का सामना करना पड़ेगा, जो अभी बता भी रहे हैं जी। मेरे को दिखता है, देखिए शहबाज शरीफ एक पॉलिटिशियन है, उन्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जेल में डाल देंगे ना, डेफिनेटली डल सकते हैं, पर याद रखिए बंदा जेल के अंदर और ज्यादा मार्टर और ज्यादा शहीद हो जाता है जी। कह ही नहीं सकते। आई डोंट नो, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखनी पड़ेगी, राइट, कि आपने उठा के इमरान को डाल तो दिया जेल में, पर हो सकता है जेल के अंदर रहते हुए और स्ट्रॉन्गर हो जाए, क्योंकि पब्लिक सिंपैथी उसकी तरफ आ जाएगी, कुड बी, राइट। और महंगाई वैसी ही चल रही है, और एंटी अमेरिकन, गुलाम नहीं होना में, ये सारी चीजों का मिक्स, और इस्लाम, बाय द वे इस्लाम का फैक्टर भी जो है वो इमरान खान अपनी तरफ खींच रहे हैं कि मैं ही सबसे ज्यादा इस्लाम के लिए काम करता हूं। इन्होंने इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट डे एट द UN डिक्लेयर कराया 15 मार्च को, बड़ी अच्छी बात है, ये उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो इनको जेल में रख करके वर्सेस जेल के बाहर हो, ये डिपेंड करेगा पॉलिटिकल कैलकुलेशंस पर शहबाज शरीफ की, मेरे विचार से। दैट इज वन। दूसरी बात, इलेक्शन की डेट। इलेक्शन डेट में मुझे एक चीज दिख रही है, देखिए इनके पास मात्र 1.25 साल है फॉर द टर्म टू एक्सपायर, बट नवंबर एक इंटरेस्टिंग माइलस्टोन है, मैं कहूंगा, क्योंकि नवंबर में शायद बाजवा की टर्म खत्म हो रही है, नया चीफ अपॉइंट होना है। तो पहली बात तो ये होगी, शहबाज शरीफ का ऑब्जेक्टिव ये होगा, भैया नवंबर तक तो मैं अपनी सरकार चलाऊं ताकि अगला चीफ मैं अपॉइंट करूं जी। और इसको अगर हम फ्लिप कर दें तो इमरान खान का पूरा कोशिश होगा कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाए ताकि मैं आकर के नवंबर में मैं चीफ को अपॉइंट करूं जी, राइट।
तो एक ट्रेंड तो मुझे ये दिख रहा है कि नवंबर तक का जो मामला है आने वाले महीनों में, और बहुत दूर है 4-6 महीने, पाकिस्तान में तो इस समय इंटरनल टर्मोइल इतना है कि महीने भर अगर प्राइसेस नहीं गिरी, फूड नहीं गिरा, गैस की प्राइस नहीं गिरी, बिजली ये वो पानी अवेलेबिलिटी, तो लोग तो फिर परेशान हो जाएंगे सरकार पे। तो बल्कि ये जो सरकार आई है, एक सेइंग है ना, जैसे कि इट्स अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स, कांटों का साज मिला है इन्हें, तो ये रियलिटी में कुछ इंप्रूव कर नहीं पाएंगे, इनके पास कोई टूल्स नहीं है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। चुनौतियां हर तरफ है, ऐसा रविंद्र जी बोल रहे हैं, लेकिन आज के दो संकेत हैं। एक, जो पाकिस्तान का शेयर मार्केट है वो तकरीबन 1500 पॉइंट की उछाल लिया है। अमेरिकन डॉलर के मुकाबले रुपया भी आज मजबूत हुआ है। तो कुल मिलाकर बाजार ने शहबाज शरीफ के आने का कहीं ना कहीं स्वागत तो किया है, क्योंकि एक अस्थिरता का वातावरण था, कुछ स्थिरता दिखी होगी। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर मल्होत्रा साहब आपसे है चीन को लेकर। पिछले कुछ समय से, खासतौर पर इमरान खान के समय में, अमेरिका का दखल पाकिस्तान में घटा, चीन का बढ़ा। शहबाज शरीफ के आने के बाद क्या ये बदलाव भारत के लिए बेहतर हो सकता है? ये एक सीधा सवाल है। चीन के साथ हम बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, शायद आप इससे ना इत्तेफाकी ना रखें। अमेरिका के साथ हमारे संबंध कमोबेश बेहतर हैं अतीत के मुकाबले, ऐसा महसूस करते हैं। शहबाज शरीफ का आना क्या हमारे बीच में तनाव घटने का सबब बन सकता है? क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ संबंध शायद पहले से बेहतर हो। अगर वो कश्मीर इशू को इतना तूल ना दें जी, तो आपकी बात से मैं सहमत हूँगा जी। पर अगर वो कश्मीर बात को इतना तूल देंगे तो चाइना को तो ये बहुत नैरेटिव सूट करता है कि इंडिया को कंटेन करें। तो देखिए, जैसे पाकिस्तान का मैं बता रहा था कि हम सेंट्रल एशिया में कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकते सीधा, क्योंकि पाकिस्तान अपने इलाके से कोई हमारा ट्रक कोई चीज जाने नहीं देता है। तो अगर पाकिस्तान की प्रेफरेंस कश्मीर इशू रहेगी तो मुझे लगता है कि फिर तो चाइना को मौका मिलेगा इसको और ट्विस्ट करने का, और ये फिर हालात वो ही रहेंगे जो पहले रहे हैं, और दोनों देशों के बीच में जो है वो संबंध अच्छे होने का चांस बहुत कम रहेगा। वैसे ऑल इज नॉट लॉस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि फरवरी 2021 को, और उससे पहले आपने देखा था कि सीमा के ऊपर बार बार गोलाबारी होती थी। फरवरी 2021 को कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, समझौता हुआ, एंड इट इज होल्डिंग। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि हमने अफगानिस्तान में अनाज भेजना चाहा तो पाकिस्तान ने अपनी धरती से वो जाने दिया। तो ये एक अच्छे संकेत हैं, अगर इसके ऊपर चलें। साथ में मैं चाहता हूं कि जैसे पाकिस्तान ने संबंधों को हाई कमिश्नर लेवल से कम कर दिया है, अगर वो दोबारा इसको रेस्टोर कर दें और आतंकवाद को फ्री हो जाएं और थोड़ा सद्भावना पूर्ण वातावरण तैयार करें, तो मुझे लगता है संबंधों में सुधार भी हो सकता है। लेकिन ये सब बातें ही हैं। अगर पाकिस्तान संबंधों में सुधार होगा कैसे मल्होत्रा साहब? आपने पिछले एक महीने के दौरान भारत की मीडिया को देखा होगा। इमरान खान को विदा करने की जितनी जल्दी पाकिस्तान के लोगों को नहीं थी, उससे ज्यादा हमारे यहाँ के मीडिया को थी। इमरान कितने जल्दी जाए, कितने बुरी तरीके से जाए, कैसे क्लीन बोल्ड हो जाए, कैसा हिट विकेट हो जाए, मतलब हमने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इमरान खान को विदा कराने के संदर्भ में। शहबाज शरीफ आए हैं तो शहबाज शरीफ के संदर्भ में भी कोई भारत में उत्साह का वातावरण ऐसा नहीं है। आपसे समझना चाहता हूं कि भारत कुल मिला के चाहता क्या, इस संदर्भ में दृष्टि देंगे? पाकिस्तान में जो भी हुकूमत में रहे, हमें उसको होने से अगर ऐतराज रहेगा तो संबंध बेहतर कैसे होंगे? जो आपके देश के लिए इतनी तारीफ कर रहा था इमरान खान, वो भी आपको वहां पे बैठे रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो बर्दाश्त किसको करेंगे? अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सारा बॉयल पे जो आया था इंडियन मीडिया में, तो ये इंडिया मीडिया की ही क्रिएशन थी। मुझे नहीं लगता भारत के किसी भी नामी ग्रामी नेता ने इस बारे में कोई भी बयानबाजी की हो। तो अब जब नए प्रधानमंत्री बने हैं तो प्रधानमंत्री ने शिष्टाचार के नाते जरूर उनको मुबारकबाद दी है। ये एक शिष्टाचार है, निभाना पड़ता है। तो हम तो यही करते हैं कि जिस तरह से ये जेस्चर है उसी जेस्चर के ऊपर चलते हुए, जैसे मैं अभी बता रहा था 4-5 पॉइंट आपको बताए, उस रास्ते पे अगर चलें तो संबंध सुधर भी सकते हैं। बट ये सब बातें हैं, पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, इस वक्त जो टर्मोइल वाली सिचुएशन है, उससे वो बाहर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, या कश्मीर का नाम लेते हुए इस बात को और
कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे तो ये तो मुझे लगता है वो भी चांस बहुत ज्यादा बराबर बना रहेगा। मल्होत्रा साहब कह रहे हैं कि जो जेस्चर उन्होंने दिखाया उसके चलते उम्मीद है, पर जेस्चर दिखाया क्या? काजल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, उससे पहले वापस सुनवाना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ ने भारत को लेके अपने भाषण में कहा क्या है। एक बार फिर सुनिए और फिर मुझे बताइए कि इस भाषण के बाद में कोई उम्मीद जागने की भी उम्मीद रह जाती है क्या? एक बार फिर से सुनते हैं। साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। तो अब बताइए काजल साहब, मल्होत्रा साहब कह रहे हैं कि उम्मीद कर सकते हैं, क्या उम्मीद करें? वाकई कोई उम्मीद है? मेरा मानना है कि शहबाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। मैं खुद उनसे मिल चुका हूँ किसी नॉन पॉलिटिकल माहौल में कुछ साल पहले, एंड आई कैरी वेरी हैप्पी मेमोरी। ये बोलना तो उनकी मजबूरी होती है हर पॉलिटिकल लीडर की। वो अभी शपथ ले ही रहे हैं और क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे? कश्मीर को भूल जाओ जी, तो वो कल निकल जाएंगे। वो तो जहां तक कश्मीर का मुद्दा है, जहां तक सिक्योरिटी का मुद्दा है, प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, कोई बदलाव नहीं आएगा। वो पाकिस्तान की आर्मी तय करती है। आज के दिन जनरल बाजवा ने बॉर्डर पर शांति तो करती है, पिछले साल फरवरी से सीज फायर चल रही, अभी भी होल्ड कर रही है। पहले तो खाने के फायर होते थे, एक दूसरे पर मौतें होती थी, वो बंद हो गए हैं। आतंकवाद भी काफी कम हो गया है, हमारी भी सिक्योरिटी फोर्स बड़ी एक्टिव है। लेकिन उसके मुद्दे को भूलना इन प्राइम मिनिस्टर के काबू में नहीं है। वो जब आर्मी कहेगी ये भी हो सकता है। तो शहबाज शरीफ बड़े जोशीले स्पीकर है, कई वीडियो तो दिखाए जहाँ माइक को भी हाथ मार के टूट जाता है, फेंक दिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जो मजबून उन्होंने बोला है वो उनकी मजबूरी, ये उनकी मजबूरी है, ये कहना है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए राणा अली साहब आपके पास में आना चाहता हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं कि आप वहां पर बैठकर शहबाज शरीफ को बतौर प्रधानमंत्री कितने दिन के लिए देख रहे हैं, कितने महीने के लिए देख रहे हैं, या कितने साल के लिए देख रहे हैं? ये जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि सारी शराफत की उम्मीद इसी बात पर निर्भर करती है कि आदमी टिकना कितने वाला है। देखें, जितना आपको जानने की ये क्यूरियोसिटी है कि ये कितने दिन है, उतना ही मुझे ये बताने में खुशी होगी कि शहबाज शरीफ जो है, मुझे तो अब जब तक नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शंस हैं उन तक तो मुझे ये कहीं जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर ये अगले जनरल इलेक्शन तक, अब ये इलेक्शन कब होंगे ये डिपेंड करता है हमारे इलेक्शन कमीशन पर, जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है, कि वो कब ये अनाउंस करते हैं कि भाई हम तैयार हैं, अब आ जाए जनरल इलेक्शन के लिए। अब 23 तक या फरवरी में होते हैं, मार्च में होते हैं, या इवन दैट नवंबर में हो जाते हैं, जिनका भी जिक्र किया था, नवंबर या दिसंबर में इलेक्शन दोबारा होते हैं। उस वक्त तक अगर शहबाज शरीफ डिलीवर कर जाते हैं अपनी उस परफॉर्मेंस के को लेके, जो जैसा वो एज अ सीएम परफॉर्म करते रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो फिर 23 में तो हम इनको दोबारा पीएम आता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है उसको हम देख रहे हैं। शर्त ये है कि जैसा वो एज अ सीएम उन्होंने डिलीवर किया था, उसी तरह अगर वो एज अ पीएम इसको डिलीवर करते हैं। लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर तो डेफिनेटली हम ये उतनी देर ही पीएम है जितनी देर तक इलेक्शन नहीं होते हैं, अगले जनरल इलेक्शन नहीं होते। तो कुल मिलाकर अगर मैं राणा अली जोहब साहब की बात पे यकीन करूं तो बतौर प्रशासक अतीत में शहबाज शरीफ ने अपने आप को साबित किया हुआ है बतौर मुख्यमंत्री, इसलिए प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, उनके साथ में उम्मीद बांधी जा सकती है। लेकिन भारत के साथ संबंधों का जहां तक ताल्लुक है, उसके अंदर कोई बहुत शराफत की उम्मीद हम इसलिए ना रखें क्योंकि शरीफ रहने नहीं देती है। कश्मीर के मसले पर जो भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्तित्व थोड़ा भी समझौता या नरम पड़ता हुआ दिखता है, वह अपने देश में कटघरे पे खड़ा कर दिया जाता है। तो शहबाज शरीफ भी आज की तारीख में इसके अपवाद नहीं हो सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वर्तमान के दौर में पाकिस्तान ने लोकतंत्र के प्रति अपनी जैसी प्रतिबद्धता दिखाई है और फौज ने जो संयम दिखाया है, वो आने वाले समय में इस उपमहाद्वीप में शांति के माहौल को बनाए रखेगा, क्योंकि अगर लोकतंत्र रहेगा तो माहौल में शांति भी बनी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान ने लोकतंत्र के प्रति 75 साल बाद जिस प्रकार का आग्रह इस बार दिखाया है,
आगे भी ये सिलसिला बना रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर टकराव को टालने के संदर्भ में है। हमारा शेर ये कहता है कि फरमान से पेड़ों पे कभी फल नहीं लगते, फरमान से पेड़ों पे कभी फल नहीं लगते, तलवार से मौसम कोई बदला नहीं जाता। मुजफ्फर वारसी ने जो ये बात कही थी, ये कुल मिलाकर संघर्ष को टालने के संदर्भ में कही थी, हिंसा को टालने के संदर्भ में कही थी। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में अगर संबंधों की बेहतरी चाहिए तो बेहतर होगा दोनों ही मुल्क टकराव के रास्ते को छोड़ें और सुलह के रास्ते पे आगे बढ़ें। अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो मौसम वाकई बदल जाएगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।